आज का टॉपिक हम ले रहे हैं प्रक्षेप्य का उड्डयन काल ज्ञात करना। क्या? प्रक्षेप्य का उड्डयन काल ज्ञात करना। लेकिन इससे पहले प्रक्षेप्य क्या होता है वो हम देख लेते हैं। अगर किसी वस्तु को थीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री पर फेंका जाता है तो वस्तु सीधी ऊपर नहीं जाकर एक ऐसे पथ का चयन करती है। वो रास्ता इस टाइप का होता है। उस रास्ते को हम परवलय कहते हैं। वो आकृति कैसी होती है? परवलयाकार आकृति होती है। यहाँ पे जिस वस्तु को फेंका जाता है उस वस्तु को हम प्रक्षेप्य कहते हैं। ठीक है। और जिस रास्ते पे वो जाती है वो रास्ता कैसा होता है? परवलयाकार होता है। अगर परवलयाकार होता है तो ये परवलय अपनी गति के दौरान वो अधिकतम ऊंचाई कितनी तय करती है उसको प्रक्षेप्य की अधिकतम ऊंचाई कहते हैं। और पूरी गति के समय वस्तु कितनी देर हवा में ठहरती है, यहां से फेंकने के बाद और यहां जमीन के टकराने से समय, ये वस्तु कितनी देर हवा में ठहरती है उसको हम क्या कहते हैं? उड्डयन काल कहते हैं। उसको कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। और आज हम इसी का सूत्र निकालने वाले हैं। ठीक है। तो अब ये जो समय है वो उसका आधा समय, अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा जो समय है वो आधा समय। अगर हम प्रक्षेप्य गति के उदाहरण देखें तो उदाहरण में एक तो बॉल को फेंकना। एक क्रिकेटर है, उसने बॉल को हिट किया और बॉल हवा में जा रही है तो उसका पथ जो होगा वो प्रक्षेप्य का पथ होगा, परवलयाकार पथ होगा। बॉल को हम कहेंगे प्रक्षेप्य और उसका पथ होगा कैसा? परवलयाकार पथ होगा। ठीक है। तोप से गोला निकलता है तो वो किस तरह से गति करता है? परवलयाकार पथ पे। अगर एरोप्लेन से बम गिराया जाए तो वो किस टाइप से गति करेगा? अगर किसी ऊंची बिल्डिंग पे चढ़कर क्षैतिज दिशा में वस्तु को फेंका जाए बिल्कुल सीधा सीधा आगे, तो वस्तु ऐसे आगे जाती है और फिर ऐसे नीचे गिर जाती है। ये पथ कैसा होता है? परवलयाकार होता है। ठीक है। अगर रॉकेट चल रहा है और उसका इंजन बंद हो जाए तो फिर उसके बाद जो गिरता है, रॉकेट गिरेगा नीचे, वो परवलयाकार पथ पे गति करता हुआ गिरेगा। तो बहुत सारे उदाहरण हैं हम इस तरह से ले सकते हैं। तो पहला टॉपिक हम कर चुके हैं, परवलयाकार पथ होता है। उसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे? गति का दूसरा समीकरण लेंगे और एक्स अक्ष के लिए लगाएंगे। ये हम कर चुके हैं और एक्स अक्ष के लिए लगाएंगे और उससे हमारे पास टी की वैल्यू आएगी एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। हम गति का फिर से दूसरा समीकरण लगाएंगे, किसके लिए? वाई अक्ष के लिए, और उसमें टी की ये वैल्यू पुट कर देंगे। अगर ऐसा करेंगे तो हमारे पास एक समीकरण आएगा और वो समीकरण होगा हमारे पास किसका? प्रक्षेप्य का। अगर हम गति के दूसरे समीकरण में टी की वैल्यू ये रखते हैं तो इस प्रकार से हमारे पास ये जो समीकरण आएगा वो किसका होगा? परवलय का होगा। ठीक है। तो इससे ये सिद्ध हो जाएगा कि प्रक्षेप्य का पथ कैसा होता है? परवलयाकार होता है। अब आगे का टॉपिक हमने किया था प्रक्षेप्य की अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करना। उसके लिए हमने क्या किया? गति का प्रथम समीकरण लिया और उसको वाई अक्ष के लिए लगाया। किसके लिए? तो उससे हमारे पास टी की वैल्यू आ गई। टी की वैल्यू कितनी आई? यू साइन थीटा अपॉन जी। फिर हमने क्या किया? इस टी की वैल्यू गति के दूसरे समीकरण में रख दी। दूसरा समीकरण क्या है? एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। टी की वैल्यू यहाँ पे रख दी, वाई एक्स है इसलिए एस बराबर एच हो गया, यू बराबर ये हो गया, ए बराबर ए वाई बराबर माइनस जी हो गया और टी की वैल्यू हमने निकाली थी। सिंप्लीफाई कर लिया। अगर हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी कॉमन आ जाएगा। एक माइनस 1/2 बचेगा और एक में से आधा गया, आधा बचेगा, 1/2 लिख दिया हमने। तो ये फॉर्मूला अपने को यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g याद रखना। किसके लिए? एक बात सोचो कि अगर ये पथ यहां तक है और अधिकतम ऊंचाई का फॉर्मूला हमारे पास है तो यहां तक पहुंचने में जो समय लगेगा उड्डयन काल का आधा होगा। ठीक है। तो इस बात को ध्यान देते हुए अगर हम टी की वैल्यू निकालते हैं, तो पहले तो उड्डयन काल की बात देख लेते हैं। भाई उड्डयन काल होता क्या है? उड्डयन काल क्या होता है? हाँ, प्रक्षेप्य क्षैतिज दिशा में जितनी अधिकतम दूरी तय करता है उसको क्षैतिज परास कहते हैं। अपनी गति के दौरान जितनी देर, जितने समय तक हवा में रहता है उस समय को उड्डयन काल कहते हैं। काल कैपिटल टी या फिर टाइम ऑफ
टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं, ठीक है, इसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। और अभी क्या बात है हमारे पास कि हमें ये देखना है कि उड्डयन काल निकाले कैसे, ज्ञात कैसे करें फॉर्मूला। तो वही तरीका ध्यान रखो कि ये प्रक्षेप है, उड़ के इधर गया, यहां तक आया टाइम टी, ये हाइट कितनी है, h है, यहां पर बोलो क्या होता है, t बराबर t/2 होता है। और y अक्ष पे अंतिम वेग कितना होता है, बोलो 0 होता है। अगर यहाँ पे इसका वेग u है तो इधर की तरफ घटक क्या आया था, ux बराबर u cos थीटा, और इधर घटक क्या आया था, y बराबर u sin थीटा। ठीक है, अगर हम ऐसा काम करें, इस t की वैल्यू निकाल ले तो हमारे पास t/2 आ जाएगा। ये t किसके बराबर है, t/2 के बराबर, तो कैपिटल T भी आ गया। गति का पहले समीकरण ले किसके लिए, y अक्ष के लिए। गति के प्रथम समीकरण से हम क्या काम करेंगे, इस छोटे t की वैल्यू निकाल लेंगे। छोटा t क्या है, अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में, सही है क्या, चलो करते हैं। तो हम करते हैं अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय, ये निकालो तो कैसे आएगा, गति के पहला, दूसरा या तीसरा, प्रथम समीकरण से बोलो किसके, क्या करें, v बराबर ए टी, किस अक्ष के लिए, अक्ष के लिए, बोलो क्या करें, v बराबर 0, u बराबर u साइन थीटा, किया हुआ है अपने। y अक्ष पे u साइन थीटा है, क्या है, u साइन थीटा। बोलो a बराबर -g और t बराबर t की तो वैल्यू निकालनी है, वो वैल्यू किसके बराबर होगी, यहां ध्यान रखना है हम बात कर रहे हैं अधिकतम ऊंचाई की, सही है। अधिकतम ऊंचाई के लिए t निकालते हैं और वो वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, वो वैल्यू हो जाएगी t/2 के बराबर। फिर इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, बोलो फटाफट क्या करें, 0 बराबर कहां पे है, ये u की वैल्यू लिखे, u साइन थीटा, ठीक है, प्लस -g, t की जगह t, तो 0 बराबर साइन थीटा -g t। अभी gt बराबर u साइन थीटा, तो t बराबर बोलो u साइन थीटा बटा g। अधिकतम ऊंचाई के लिए इसको समीकरण 1 मान लो बोले, अधिकतम ऊंचाई के लिए, ऊंचाई के लिए संबंध क्या होता है, संबंध होता है कि t बराबर t/2 होता है। तो कैपिटल T बराबर क्या हो गया, 2t, सही है। तो अगर कैपिटल T की जगह हम काम करें 2 लिख दें, और t का फॉर्मूला हमारे पास सही है, बोलो क्या लिखे, u साइन थीटा अपॉन g, सही है। तो बस आ गया, ये फॉर्मूला है। इसको हम एक बार ऐसे लिख देते हैं कि t बराबर 2u साइन थीटा अपॉन g, ये ही उड्डयन काल का सूत्र है, ठीक है। अब हमारे पास एक और पॉइंट है, क्षैतिज परास, उसको भी करेंगे।